नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभी की पाठशाला प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम यहाँ पर घटना चक्र का रिवीजन कर रहे हैं जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए। तो घटना चक्र के इस रिवीजन में आज जो हम करने वाले हैं वो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका जो सेकंड पार्ट है उद्योग विशेष। ठीक है, तो विश्व का भूगोल का जो उद्योग विशेष है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी लोग और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चैनल को अगर अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का इसके सेशन को। और आज आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, बालकास झील निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थित है? जो बालकास झील है वो कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, या रूस में, या तुर्कमेनिस्तान में? बताइए कहाँ पर मिलेगी बालकास झील। तो कहाँ पर मिलेगी ये बालकास झील? जो है वो कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पर? कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, और बालकास झील का मैप में लोकेशन क्या है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रही होगी बालकास लेक। ठीक है, ये कजाकिस्तान है, पूरा हिस्सा जो दिख रहा है आपको। ठीक है, ये पूरा कजाकिस्तान है और इसी के जो दक्षिण पूर्व में यहीं पर बालकास जो लेक है वो स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है। बताइए दोनों सिरों के बीच जो स्थित पत्तन युग्म है वो कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पोर्ट साइड तथा स्वेज। तो स्वेज और पोर्ट साइड हैं, ये दोनों सिरों के पत्तन हैं। ठीक है, आइए मैप में भी देख लेते हैं इनको। यहाँ पर आपको दिख रही होगी स्वेज नहर। ठीक है, ये जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये स्वेज नहर है। इसका एक पार्ट जो मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से शुरू होता है उसका नाम है पोर्ट सईद। ठीक है, और ये रेड सी से यानी कि लाल सागर से मिल जाती है और यहाँ पर आपको मिलेगा स्वेज पोर्ट। ठीक है, तो जो स्वेज नहर है उसका स्टार्टिंग जो बिंदु है वो पोर्ट साइड है और जो अंतिम बिंदु है वो स्वेज है। और ये लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है भूमध्य सागर और ये है लाल सागर। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाती भी है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कैरिबा बांध निर्मित है। कैरिबा बांध किस नदी पर मिलेगा आपको ये बताना है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कैरिबा बांध कहाँ मिलता है? ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बीच में मिलता है। ठीक है, और ये जो जाम्बेजी नदी है उस पर बना हुआ है। ठीक है, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? जाम्बेजी नदी। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है खूबसूरत कैरिबा बांध जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, ये है कैरिबा बांध और ये नदी कौन सी है? ये नदी है जाम्बेजी नदी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न चक्रवातों में से किसने भारत को प्रभावित नहीं किया था? ऐला, नरगिस, थारे, या फिर नीलम? सही जवाब क्या होगा बताइए? तो बात करें अगर ऐला की, ठीक है, ऐला, थारे और नीलम, इन तीनों ने ही भारत को प्रभावित किया है। लेकिन जो नरगिस चक्रवात है, ठीक है, नरगिस चक्रवात ये म्यांमार में आया था। ठीक है, म्यांमार में इसने तबाही मचाई थी। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा नरगिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, या फिर थर्मोस्फीयर? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो जो सबसे निचली परत होती है वो कौन सी होती है? ट्रोपोस्फीयर होती है, यानी कि क्षोभ मंडल। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा ट्रोपोस्फीयर। ये है एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स है वो,
और इनमें जो ट्रोपोस्फेयर है वो सबसे नीचे होती है, और यहीं पर आपको बारिश होगी, यहीं पर बादल भी यहीं बनते हैं इसी लेयर में, और जो एरोप्लेन्स होते हैं वो भी इसी लेयर में उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर की अगर बात करें तो इसमें आपको ओजोन लेयर मिल जाएगी, और जो फाइटर प्लेन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, ठीक है। उल्कापिंड वगैरह मीजोस्फेयर में मिल जाएंगे, और जो सैटेलाइट्स होते हैं जो छोड़े जाते हैं वो आपके थर्मोस्फेयर में भ्रमण करते हैं, यानी कि घूमते चारों ओर चक्कर लगाते हैं थर्मोस्फेयर में। रॉकेट्स वगैरह आपको एक्सोस्फेयर में मिलेंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? इनमें से कौन सी गर्म धारा है? फॉकलैंड की धारा, ब्राजील की धारा, लेब्राडोर की धारा और कनारी धारा। यहाँ पर कौन सी गर्म धारा है? तो जो ब्राजील की धारा है ये एक गर्म धारा है, जो दक्षिणी अटलांटिक महासागर से ब्राजील तट पर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा, ब्राजील की धारा। आइए कुछ जो धाराएं हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रमुख ठंडी जलधाराएं दिया है, और इसको एक ट्रिक भी दी गई है, अगर आप लोग याद रखना चाहें तो याद कर सकते हैं इसको। कह रहा हम बोले ग्रीन बगुला, क्यों केला फाक रहा है। तो हम्बो से क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट की धारा हो जाएगा। ले से हो जाएगा लेब्राडोर। ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा हो जाएगा। बगुला से वेगुएला हो जाएगा। और क्यों से हो जाएगा क्यूराइल। और केला से हो जाएगा कैलिफोर्निया। एफ से हो जाएगा फॉकलैंड की धारा। ए से हो जाएगा आक्वास्टक की धारा। और के से कनेरी की धारा। तो ये प्रमुख ठंडी जलधाराएं होती हैं। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फाक रहा है, ठीक है। तो ये ट्रिक है, अगर आप लोग याद करना चाहें तो इसे याद कर लें। और भी कुछ धाराएं होती वो भी देख लेते हैं। जैसे ठंडी जलधाराओं की बात तो हमने कर ली, कुछ गर्म जलधाराओं की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो गर्म जलधाराओं में आपको मिल जाएगी क्यूरासिया की जो धारा है वो गर्म जलधारा होती है, जो कि प्रशांत महासागर में मिलेगी। गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा होती है वो गर्म होती है, अटलांटिक में मिलेगी। फ्लोरिडा की धारा भी आपको गर्म मिलेगी, अटलांटिक में। ये भी अग्लोहास की जो धारा होती है वो गर्म जलधारा है, हिंद महासागर में। मोजाम्बिक जलधारा की बात करें तो ये भी गर्म है, इरमिंजिर गर्म जलधारा है। अलास्का की भी जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। अल्निनो की बात करें तो ये भी एक गर्म जलधारा, और कनारी ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट है, यूराइल है, लेब्राडोर है, वेनेजुएला है, ये सब ठंडी जलधाराएं हैं, और कुछ गर्म जलधाराएं भी दी गई हैं इसमें। तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, पेपर में पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन घास के मैदान दे रखा है और एक तरफ देश दे रखा है, आपको मैच करना है। बताइए सही जवाब क्या होगा? पंपाज, पुस्ताज, वेल्ड और डाउन्स। तो बात करें अगर पंपास की, तो पंपास जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो मिलेंगे आपको अर्जेंटीना में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? अर्जेंटीना में मिलेंगे। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? पुस्ताज हंगरी में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में। और वेल्ड की बात करें तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? 3-4-2-1। क्या हो जाएगा? 3-4-2-1। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है, मतलब वनों से घिरा हुआ है, या सबसे ज्यादा कौन से इसमें जगह पर पाए जाते हैं? चीन, भारत, इंडोनेशिया या फिर जापान में? तो सबसे ज्यादा कहाँ पर वन पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जापान में, ठीक है। कहाँ मिलेंगे? जापान में। इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 68.4% आपके वन पाए जाते हैं, ठीक है। 68.4%। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं मिलेगा आपको यहाँ? सागौन, ओक, चेस्टनट या फिर जैतून?
बताइए कौन सा इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो ओक का होता है वृक्ष, ये आपका भूमध्य सागरीय वन है। चेस्टनट भूमध्य सागरीय वनों में मिलेगा। जैतून भी आपको भूमध्य सागरीय वनों में मिल जाएगा। लेकिन जो सागौन का वृक्ष है, ठीक है, ये आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में कौन भूमध्य रेखीय जो जलवायु है उसके अंतर्गत नहीं पाया जाता है। भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत कौन नहीं पाया जाता है। कांगो, इथियोपिया, गैबन या फिर जाय। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, जो इथियोपिया है, ठीक है, ये भूमध्य रेखीय जो जलवायु है उसके अंतर्गत नहीं पाया जाता है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा इथियोपिया। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। बाकी जो है कांगो हो गया, गैबन हो गया, जाय हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं पाई जाती, भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती है, बताइए। लॉस एंजल्स में, रोम में, केप टाउन में या फिर न्यूयॉर्क में, कहाँ पर नहीं मिलेगी। तो जो न्यूयॉर्क है ये कहाँ पड़ता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। इसीलिए ये जो न्यूयॉर्क है भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत ये नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जलवायु की किस्म दे रखा है और क्षेत्र दे रखा है। आपको इनमें से सही जवाब क्या होगा बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है जो विषुवतीय है, भूमध्य सागरीय है, मानसून है, सवाना है, ये कहाँ पर मिलेंगी जलवायु। तो विषुवतीय की बात करें तो विषुवतीय आपको कांगो में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, कांगो में मिलेगा। तो ए को मिलाएंगे 4 से। क्लियर है। उसके बाद भूमध्य सागरीय आपको कहाँ मिल जाएगा, तो भूमध्य सागरीय आपको मिल जाएगा कैलिफोर्निया में। ठीक है, कहाँ मिलेगा, कैलिफोर्निया में। मानसून जलवायु की बात करें, मानसूनी जो जलवायु है वो कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपको बांग्लादेश में मिल जाएगी। सवाना की बात करें तो सवाना कहाँ पर मिलेगा, सवाना सूडान में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन है हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 1 2 3, कौन सा हो जाएगा, 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। कारण दे रखा है, विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। उपर्युक्त कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बात करें अगर विषुवतीय रेखीय प्रदेश की, तो ये पर्यावरण जो है पौधों के अनुकूल है लेकिन मनुष्यों के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पेड़ पौधे तो आराम से रह सकते लेकिन मनुष्य नहीं। तो कथन एकदम सही दे रखा है। कह रहा है कारण इसका दे रखा है, जो विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है, ये भी बात सही है। लेकिन तापांतर बहुत कम है इस वजह से मनुष्य नहीं रह सकते, ये कोई कारण इसका नहीं है। तो कथन दोनों सही है लेकिन जो कारण है यानी कि स्पष्टीकरण है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। किर्गिज कह रहा मध्य एशिया में मिलेगी, मसाई जनजाति पश्चिम अफ्रीका, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में मिलेंगे और एस्किमो ग्रीनलैंड में मिलेंगे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो दे रखा है किर्गिज, ये मध्य एशिया में मिलती है। रेड इंडियंस भी उत्तरी अमेरिका में मिलेगी, एस्किमो आपको ग्रीनलैंड में मिलेगा। लेकिन जो मसाई यहाँ पर कह रहा है पश्चिमी अफ्रीका, तो ये पश्चिमी अफ्रीका में मसाई नहीं पाई जाती है। तो कहाँ मिलती है ये, पश्चिमी नहीं होके पूर्वी अफ्रीका में मिलती है। जैसे केन्या हो गया, उत्तरी तंजानिया हो गया,
पूर्वी युगांडा के जो पठारी भाग हैं वहां पर ये मसाई जनजाति मिलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी जनजातियां दी गई हैं और आपको बताना है कौन सा गलत है। फुलानी कैरा पश्चिमी अफ्रीका, बंतू सहारा, मसाई पूर्व अफ्रीका, नूबा सूडान। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो फुलानी है वो पश्चिमी अफ्रीका में ही पाई जाती है। ठीक है, मसाई पूर्व अफ्रीका अभी हमने पढ़ लिया है, नूबा सूडान में मिल जाएगा। लेकिन जो बंतू जनजाति है कह रहा सहारा में मिलेगी, तो ये सहारा में नहीं होकर जो पूर्व मध्य और दक्षिण अफ्रीका का भाग है वहां पर मिलेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका का भाग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ विश्व की प्रमुख जनजातियां दे रखी हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे स्कीमो अभी हमने पढ़ लिया, ग्रीनलैंड और कनाडा में मिलेगा। खिरगिज आपको मध्य एशिया में मिल जाएगी। माओरी कह रहा है तो माओरी आपको न्यूजीलैंड में मिल जाएगी। मसाई जनजातियां जो हैं वो पूर्वी अफ्रीका में मिलेंगी। वेदास जनजातियां कह रहा है ये श्रीलंका में मिल जाएगी। नीग्रो कह रहा है नीग्रो कहाँ पर मिलती है, ये मध्य अफ्रीका में मिलती है। सेमांग जनजाति की अगर बात करें तो ये आपको मलेशिया में मिलेगी। ठीक है, यूकाधिर जनजाति कह रहा ये कहाँ मिलेगी, साइबेरिया में मिलेगी। आइनू की बात करें तो आइनू आपको जापान में मिल जाएगी। बुशमैन जनजाति काफी पूछा जाता है पेपर में, तो ये कहाँ मिलती है, ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, बोत्सवाना के अंतर्गत। रेड इंडियन की बात करें तो रेड इंडियन आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका में, कनाडा के क्षेत्र में। पिग्मीज की बात करें तो पिग्मीज आपको कांगो बेसिन में मिलता है। ठीक है, बोरो की बात करें तो बोरो ब्राजील में मिल जाएगी। क्लियर है। इकांथा जनजाति कहाँ मिलेगी, ये दक्षिण अफ्रीका में मिलेगी। हैदा जनजाति की बात करें तो ये अमेरिका में मिल जाएगी। तारी जनजाति साइबेरिया में। बद्दू ये अरब में मिलेगी। पपुआंस न्यू गिनी में। याकू टुंड्रा प्रदेश और जुलू नेटाल प्रांत में मिलेगी दक्षिण अफ्रीका के। ये कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं जो कि एक नज़र आप लोग देख लीजिए, पता नहीं कौन सी एग्जाम में आ जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। लैप्स के लिए कौन सा प्रसिद्ध है इसमें से, अलास्का, स्कैंडिनेविया और ग्रीनलैंड या फिर आइसलैंड। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, जो लैप्स जनजाति है वो, इसके लिए इसको सामी जनजाति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामी जनजाति भी बोलते हैं। और ये प्रायः कहाँ पाई जाती है, उत्तरी नॉर्वे में, स्वीडन में, फिनलैंड और रूस की जो कोला प्रायद्वीप है उसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस की बात करें तो जो स्कैंडिनेविया है वहीं पर आपको मिल जाएगी ये जनजाति। ठीक है, बाकी और भी कहाँ पर पाई जाती है हमने बताया, उत्तरी नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस के कोला प्रायद्वीप में। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन है, चीन, भारत, रूस या फिर यूएसए। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो बात करें चीन की तो यही सबसे ज्यादा चावल और गेहूं का उत्पादक देश है। कौन, चीन। ठीक है, और गेहूं के उत्पादन में बात करें भारत की, तो भारत का गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान है और चावल के उत्पादन में भी दूसरा स्थान है। ठीक है, पहले नंबर पे दोनों में ही चीन है और भारत का नाम दोनों में ही दूसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। बताइए कौन सा देश है, जापान, थाईलैंड, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया, जो चावल के व्यापार से लगभग 2/3 धन प्राप्त करता है निर्यात का। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो बात करें अगर यहाँ पर हम
म्यांमार की, तो जो जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो आयोग ने इसका उत्तर म्यांमार दिया था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2010 में, ठीक। अगर 2013 की रिपोर्ट की अगर बात माने, तो वहाँ पर जो इसका सही उत्तर था वो जापान था, क्योंकि जापान उस टाइम जो सबसे ज़्यादा चावल का निर्यात कर रहा था और 2/3 लगभग उसी से अर्निंग हो रही थी उसकी। लेकिन जो हाल ही का आंकड़ा है, तो उसमें अगर 2020 का जो आंकड़ा है उसमें अगर बात करें, तो जो शीर्ष निर्यातक देश हैं वो भारत, थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान हैं। तो इस जगह पे अगर जो आंसर की बात करें, तो हम यहाँ पर जो आंसर है वो प्रेजेंट के हिसाब से लगाएंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जापान है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जापान यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी आयोग का म्यांमार भी था, लेकिन वो पहले की रिपोर्ट के हिसाब से था, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक तरफ फसलें दे रखा है, एक तरफ उससे रिलेटेड जो कंट्रीज हैं वो दे रखे हैं। रबर मॉरिशस, कहवा इटली, जैतून कोलंबिया, गन्ना मलेशिया। बताइए कौन सा किस में मैच करेंगे। तो रबर की बात करें अगर, तो रबर मॉरिशस में सबसे ज़्यादा, सॉरी, मलेशिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो रबर का उत्पादन मलेशिया से होगा। ए को मिलाएंगे 4 से। कहवा की बात करें अगर, तो कहवा आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा कोलंबिया में, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। जैतून की बात करें अगर, जैतून कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा आपको इटली में। और गन्ना की बात करें, तो गन्ना आपको कहाँ पर मिलेगा, मॉरिशस में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, मॉरिशस में। तो यहाँ पर सही जवाब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 4-3-2-1, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4-3-2-1। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है। कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है। बोलीविया, ब्राजील, चीन, भारत। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, जो ब्राजील है वो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन करता है विश्व में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत ही सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन करता है, और ये लगभग 188 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है, अकॉर्डिंग टू 2018 रिपोर्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रुकवा झील जो तंजानिया में पाई जाती है, निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, रुकवा झील किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क या फिर सोना के लिए। रुकवा झील कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी तंजानिया में, ठीक है। और यहाँ पर आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों की भी जो है प्राप्ति होती है। तो जो सही जवाब है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सही जवाब है कोयला हो जाएगा। कोयला के खनन के लिए भी जानी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा, कोयला, ठीक है। इसके जो कुछ क्षेत्र हैं कोयला खनन के लिए भी लगे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है तंजानिया का मैप, और यहाँ पर आपको दिख रही होगी रुकवा लेक, ठीक है। ये है रुकवा लेक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक देश है। सबसे ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन कौन करता है, आपको ये बताना है। चीन, भारत, ब्राजील या फिर फ्रांस। सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें जिस समय का क्वेश्चन है, तो उस टाइम पे चीन
इसका सही जवाब हुआ करता था, लेकिन वर्तमान डेटा के हिसाब से लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो ऑस्ट्रेलिया करता है। कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप लोग ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। क्लियर है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम चीन इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में पूछा जाएगा तो आप ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देश दे रखे, एक तरफ लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दे रखे, कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो कजाकिस्तान कह रहा है कारागंडा। ठीक, कजाकिस्तान का जो एरिया है कारागंडा वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यूक्रेन का क्रीवाय राग, जर्मनी का नारमंडी और फ्रांस का पिरीनीज प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अगर बात करें जर्मनी के नारमंडी की, तो ये जर्मनी का नारमंडी इसके लिए फेमस नहीं है। ठीक है, लौह अयस्क उत्पादन के लिए। क्लियर है? ये फ्रांस का है नारमंडी। किसका है? फ्रांस का। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉरेन औद्योगिक प्रदेश कह रहा है इटली का, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी का बोल रहा है, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश फ्रांस का है, और सैक्सोनी जो औद्योगिक प्रदेश है वो यूनाइटेड किंगडम का है। बताइए इसमें कौन सही सुमेलित नहीं दिया है, सॉरी सही सुमेलित है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है बताना है। तो रूर औद्योगिक प्रदेश आपको जर्मनी में मिल जाएगा, यही सही है। ठीक है, यही हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी अगर बात बात करें यहाँ पे लॉरेन औद्योगिक प्रदेश की, तो ये आपको फ्रांस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फ्रांस में मिलेगा। ब्रिस्टल औद्योगिक की अगर बात करें तो ब्रिस्टल आपको यूनाइटेड किंगडम में मिल जाएगा। ठीक है, और सैक्सिनो औद्योगिक प्रदेश आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको जर्मनी में। ठीक है, तो सही जवाब हमारा रूर औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉयस क्षेत्र और उत्पादक देश उनके दे रखे हैं, लॉरेन, मिडलैंड, किरूना, कोस्ताने। ये किन किन देशों के उत्पादक देश है बताने हैं आपको। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो होती है थोड़ा सा बोरिंग जरूर होती है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके एग्जाम में। ठीक है, तो आप इनको ऐसे छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि कड़वी दवाइयाँ अक्सर फायदेमंद होती हैं। तो जो चीज़ अगर अच्छी नहीं लग रही है लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको हमें तैयार करना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम लॉरेन की, तो लॉरेन आपका जो फ्रांस है उसका उत्पादन उसका हो जाएगा। ठीक है, लॉरेंस जो है वो फ्रांस का हो जाएगा। बात करें मिडलैंड की, मिडलैंड कहाँ का है? यूके का है, उत्पादन क्षेत्र है। और किरूना की बात करें तो किरूना आपको स्वीडन में मिल जाएगा। और बात करें कोस्ताने की, तो कोस्ताने कजाकिस्तान में मिल जाएगा। ठीक है, कजाकिस्तान में मिल जाएगा। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? सही जवाब हमारा हो जाएगा 4-3-1-2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4-3-1-2। ऑप्शन नंबर सी में आपको ये मिल जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील? लौह अयस्क भंडार के लिए, कोयला भंडार के लिए, सोना भंडार के लिए, या फिर यूरेनियम भंडार के लिए? तो ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है लौह अयस्क के भंडार के लिए। ठीक है, लौह अयस्क के भंडार के लिए। और बात करें अगर अपलेशियन क्षेत्र की, तो वो कोयला भंडार के लिए फेमस होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तरी अमेरिका के वृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? बताइए उत्तरी अमेरिका के वृहद झील प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? सीमेंट और कागज, फिल्म उद्योग, खाद्य एवं रसायन, इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग। सही जवाब क्या होगा बताइए। चूंकि हमने अभी बात किया
कि जो उत्तरी अमेरिका के वृहद झील प्रदेश है उसमें लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो इस्पात और इंजीनियरिंग उद्योग है सबसे ज़्यादा विकसित है। ठीक है, सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? इस्पात एवं इंजीनियरिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार स्थित है? तो ये आपको मिलेगा वेनेजुएला में। ठीक है, यहाँ पर कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है और 48 बिलियन टन लगभग यहाँ पर तेल का भंडार पाया गया है। ठीक है, तो वेनेजुएला इसका सही जवाब हो जाएगा। सऊदी अरब की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? पश्चिमी जो एशिया है उसका जो सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वो कौन सा है? इराक, ईरान, सऊदी अरब या फिर लेबनान? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हमारा है सऊदी अरब। ठीक है, जो कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादित होती है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन या फिर भारत? तो बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया में जो विश्व का सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादित होता है। ठीक है, तो यहाँ सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है। भारत की बात करें, अगर भारत कौन से नंबर पे है, तो भारत छठे नंबर पे है बॉक्साइट के उत्पादन में। कौन से नंबर पे? छठे नंबर पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, केन्या या फिर तंजानिया? कहाँ पर सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन होता है? जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय इसका जो आंसर था वो जाम्बिया था। ठीक है, क्या था? जाम्बिया। क्लियर है। लेकिन अफ्रीका में इस समय अगर बात करें, जो नई रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से जो अफ्रीका का कांगो गणराज्य है, कौन सा? कांगो गणराज्य। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है तांबे का। ठीक है, लेकिन जिस समय क्वेश्चन आया था उस समय इसका आंसर जाम्बिया था। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चिक्विक माटा जो कि चिली में पड़ता है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, चांदी या फिर मैंगनीज? किसके लिए फेमस है बताइए? तो जो चिक्विक माटा है वो तांबा खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? तांबे के लिए। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? कोयला, लौह अयस्क, हीरा या फिर यूरेनियम? रूस में जो इनमें से नहीं पाया जाता है या फिर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, आपको बताना है। तो बात करें अगर यूरेनियम की, तो यूरेनियम की जो मात्रा है वो रूस में बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, ये वहाँ का प्रमुख संसाधन नहीं है। बाकी बात करें कोयला की, लौह अयस्क, हीरा, ये प्रमुख संसाधन है रूस का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कौन हीरा का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो सबसे ज्यादा जो हीरा का उत्पादन करता देश है वो है रूस। ठीक है, रूस इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज का? सोना का, तांबा का, जस्ता का या फिर चांदी का? मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो किस चीज का है?
तो ये किस चीज़ का था? ये चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैक्सिको जो है वो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है आपको, एक तरफ देश और एक तरफ उनकी जो प्राथमिक निर्यात की चीजें हैं वो दे रखी हैं। चाड, नाइजर, रवांडा, बेनिन, इन जगहों से क्या सबसे ज्यादा निर्यात होता है, आपको ये बताना है। तो चाड से सबसे ज्यादा क्या निर्यात होता है? वो निर्यात होता है पेट्रोलियम। ठीक है, क्या निर्यात होता है? पेट्रोलियम। और नाइजर की बात करें तो नाइजर में यूरेनियम काफी मात्रा में निर्यात किया जाता है नाइजर से। रवांडा की बात करें तो रवांडा से कहवा, कॉफी जो है वो निर्यात होती है। बेनिन की बात करें तो बेनिन से कपास का निर्यात होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो 3, 2, 4, 1 क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी हमारा मिलान करना है, केंद्र दे रखा और उससे रिलेटेड उद्योग दे रखे हैं, आपको इनको मैच करना है। नगोया, सलेम, लॉस एंजल्स और अबादान, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, आपको बताना है। तो आपको इसमें से लॉस एंजल्स जरूर पता होगा। ठीक है, इसको आपने काफ़ी बार पढ़ रखा होगा। जो लॉस एंजल्स है वो हवाई जहाज़ के लिए फेमस है। किसके लिए? हवाई जहाज़ के लिए फेमस है। और बात करें नगोया की तो नगोया सूती वस्त्र के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए। सलेम की बात करें तो सलेम लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। अबादान तेल शोधन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3, 1, 2, 4। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं? बताना है आपको, इनमें से किसका सुमेल नहीं है। अनसन लोहा था इस्पात के लिए फेमस है। डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। चेलियाब्रिंस्क जो है वो पोत निर्माण के लिए, और मिलान जो है वो रेशमी वस्त्र के लिए जाना जाता है। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो अनसन बात करें अगर, तो ये लोहा और इस्पात के लिए जाना जाता है। डेट्रॉयट हमें पता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है, और ये ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पे मोटर वाहन बनते हैं। और चेलियाब्रिंस की बात करें तो कह रहा पोत निर्माण। ठीक है, जबकि ये पोत निर्माण के लिए फेमस ना होके ये धातु और सैन्य मशीनरी के लिए जाना जाता है। धातु और सैन्य मशीनरी के लिए। और चेलियाब्रिंस कहाँ मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा रूस में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? रूस में। ठीक है, तो ये रूस में मिलता है, और यही गलत दिया है क्योंकि यहाँ पर जो धातु है वो धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग है। और मिलान आपका सूती वस्त्र रेशमी वस्त्र के लिए जाना जाता है। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, एक तरफ पोत निर्माण केंद्र दे रखे हैं, एक तरफ उनसे रिलेटेड राज्य दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका सुमेल नहीं है, आपको ये बताना है। तो ह्यूस्टन जो है, ह्यूस्टन टेक्सास में है। ठीक है, एकदम सही बोल रहा है, ये टेक्सास में है। और स्पैरोज पॉइंट मिलेगा आपको मैरीलैंड में। न्यू ऑरलियंस जो है वो लुइजियाना में मिल जाएगा। कैमेडन कैरा फ्लोरिडा में। ठीक है, कैमेडन फ्लोरिडा में बोल रहा है, जबकि ये जो है न्यू जर्सी में मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो न्यू जर्सी है उसी में मिल जाएगा आपको कैमेडन, ये फ्लोरिडा में नहीं है। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न देशों में से ऊन का सबसे उत्पादक देश कौन सा है? ऊन का सबसे उत्पादक देश कौन सा है, ये बताना है।
तो सबसे उत्पादक देश अगर बोले ऊन का तो वो है चीन, ठीक है। जो वर्तमान आंकड़े हैं 2021 के, उसके हिसाब से चीन है। लेकिन जो आयोग की आंसर की आई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब था, ठीक है, जो कि गलत था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पर ऊन के उत्पादन में है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब चीन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है? निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक जो केंद्र है उनमें से कौन जर्मनी में मिलेगा? सेंट पीटर्सबर्ग, वूपरताल, ब्रेडफोर्ड या फिर प्रेटो। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें तो ये आपको मिलेगा रूस में। कहाँ मिलेगा? रूस में पड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग। ब्रेडफोर्ड की बात करें तो ब्रेडफोर्ड आपको कहाँ मिलेगा? यूके में मिलेगा, ठीक है। प्रेटो की बात करें तो प्रेटो इटली में है। वूपरताल जो है वो आपका यहाँ पर जर्मनी में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? जर्मनी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? फूट लूज उद्योग का उदाहरण कौन सा है? तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर या फिर एल्यूमिनियम। आज आपका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट डे से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम इकोनॉमी की क्लास लें या फिर साइंस की क्लास कराएं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो सॉफ्टवेयर उद्योग है उसके लिए फूटलूज उद्योग माना गया है, मतलब फूटलूज उद्योग का ही उदाहरण है सॉफ्टवेयर उद्योग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? चीन, भारत, जापान, यूनाइटेड किंगडम। ये कहाँ मिलेंगे? ये आपको जापान में मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर मिलेंगे? जापान में। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिण तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। जापान का जो उत्तरी क्यूशू क्षेत्र है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है। बताइए कौन सा इसमें सही है। ये प्रश्न भी थोड़ा सा विवादित रहा था, ठीक है। क्यों विवादित रहा था उसको अभी हम बताते हैं। एक मिनट। कह रहा है ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। एकदम सही बात है, ठीक है। जापान के सभी जो लोहा इस्पात उद्योग है दक्षिण तटीय क्षेत्रों में स्थित है, ठीक है। ये भी एकदम सही बोल रहा है। पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी है, ठीक है। पूर्वी एशिया में जो जापान है वो जो जलयान निर्माण है उसके लिए अग्रणी है। सी नंबर में कह रहा है जापान का जो उत्तरी क्यूशू क्षेत्र है वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूती उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जबकि जो जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र हो गया या फिर फुकुओका हो गया या किताक्यूशु और नागासाकी हो गया, ये जो सभी क्षेत्र हैं ये ऑटोमोबाइल्स के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। ऑटोमोबाइल्स हो गया, केमिकल फैक्ट्रीज हो गई और सेमीकंडक्टर हो गया, ऐसे ये भारी उद्योग के लिए केंद्रित है। जबकि ये सूती वस्त्र के लिए नहीं फेमस है। लेकिन आयोग ने उस टाइम इसका जवाब जो था वो सी दिया था पहले, ठीक है। सी दिया था, उसके बाद इसका जो है वो कॉमन नंबर सबको दे दिया गया था रिवाइज आंसर की जब आई थी, ठीक है। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो सी ही होगा क्योंकि जो सूती वस्त्र के लिए नहीं फेमस है, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स और सेमीकंडक्टर के लिए फेमस था। तो जो हमारा सही जवाब है वो सी हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पोत भार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है।
बुसान, रॉटरडम, सिंगापुर या फिर संघाई। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा संघाई, जो कि चीन में पड़ता है। ये सबसे व्यस्ततम बंदरगाह उस टाइम पे था, ठीक है, पोत भार टनमान के हिसाब से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता कौन है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ पर मौद्रिक मूल्य के हिसाब से सबसे ज्यादा हवाई जहाज बनते हैं? तो बात करें जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय इसका जो आंसर था वो दक्षिण कोरिया था। ठीक है, क्या था? दक्षिण कोरिया में उस समय मौद्रिक मूल्य के हिसाब से सबसे ज्यादा जहाज का निर्माण होता था। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में चीन जो जहाज है उनका सबसे ज्यादा निर्माण करता। तो सही आंसर हमारा चीन हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण कोरिया अब दूसरे नंबर पे आ गया है। तीसरे नंबर पे बात करें तो जापान है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया और तीसरे नंबर पर जापान। यही शीर्ष तीन देश है जो जहाज निर्माण के सबसे अग्रणी देश हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह कौन से प्रांत में मिलेगा? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और पंजाब या फिर सिंध में। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान का जो सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग है, बलूचिस्तान जो प्रांत है, उसी में मिल जाएगा, अरब सागर के किनारे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। मैप में अगर देखना चाहें तो मैप में भी हम दिखा सकते हैं जो ग्वादर बंदरगाह है उसकी स्थिति को। तो ये मैप में आपको ग्वादर बंदरगाह मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा होगा। और यहाँ पर है अरेबियन सी यानी अरब सागर। तो अरब सागर के किनारे ग्वादर पोर्ट मिल जाएगा पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का हिस्सा है और ये चाइना पाकिस्तान रेलवे कॉरिडोर है। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड बैंक स्थित है कहाँ पर? ग्रैंड बैंक आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी यूरोपीय तट पर, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर या फिर अफ्रीका के पूर्वी तट पर। कहाँ पर मिलेगा? तो ग्रैंड बैंक हमको उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर मिल जाएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। और ये मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा ग्रैंड बैंक्स। ठीक है, अटलांटिक ओशियन में। क्लियर है, चलते हैं आगे। बरमुडा ट्रायंगल कहाँ अवस्थित है? बरमुडा जो त्रिभुज है वो कहाँ पर मिलेगा आपको? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में या दक्षिणी हिंद महासागर में। कहाँ पर मिलेगा आपको बरमुडा ट्रायंगल? तो बरमुडा ट्रायंगल की बात करें तो ये आपको उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में मिल जाएगा। और ये मियामी जो कि दक्षिण फ्लोरिडा का हिस्सा है, बरमुडा और प्यूर्टो रिको जो है, इन तीनों को मिलाकर बना हुआ एक समुद्री क्षेत्र है, त्रिकोणीय समुद्री क्षेत्र है। मैप में आप इसको देख सकते हैं। पहले हम इसका उत्तर जो है वो टिक कर लेते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए है। ठीक है, पश्चिमी उत्तरी महासागर में। क्लियर है, अब हम इसको मैप में भी एक बार देख ले रहे हैं। मैप में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बरमुडा त्रिभुज। ठीक है, इसका एक सिरा मियामी से यानी कि जो दक्षिणी फ्लोरिडा का हिस्सा है, और एक तरफ बरमुडा से, और एक तरफ यहाँ पर प्यूर्टो से मिलता है, और ये एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है? कौन सा देश मदिरा का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है?
तो मदिरा उत्पादन में जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है इटली। ठीक है, इटली में मदिरा यानी वाइन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इटली के बाद फ्रांस का नंबर आता है, फ्रांस के बाद स्पेन का नंबर आता है, स्पेन के बाद आपका यूएसए आ जाएगा। ठीक है, यूएसए, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, यानी कि पहले नंबर पे आपको इटली मिलेगा, फिर फ्रांस, फिर आपका स्पेन, फिर यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? बताइए कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? अल्जीरिया, चीन, इंडोनेशिया और यूएई। ओपेक के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको ऑस्ट्रिया में मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रिया का जो वियना शहर है वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है? वियना में। और इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है? वो चीन इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, चीन जो है इसका सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर कुछ ओपेक मेंबर्स दे रखे हैं। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है कुवैत हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, वेनेजुएला, इक्वाडोर हो गया, नाइजीरिया हो गया, अंगोला हो गया, सऊदी अरब, यूएई हो गया, कतर, ये सब ओपेक मेंबर्स हैं। ठीक है, क्या है? ओपेक कंट्रीज हैं। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है सुमेल करना है आपको। भाषा एक तरफ दे रखा है और एक तरफ देश सुमेलित नहीं है वो बताना है। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है ये बताना है। भाषा सॉरी, डेनिश कह रहा है डेनमार्क की भाषा। ठीक है, डेनिश जो है डेनमार्क की भाषा है, एकदम सही है। डच कह रहा नीदरलैंड की भाषा है, ये भी सही है। और मंदारिन चीन की भाषा है, सभी को पता है। बहासा कह रहा थाईलैंड की भाषा है। ठीक है, कह रहा थाईलैंड की भाषा है, जबकि जो बहासा है वो थाईलैंड की भाषा नहीं है, ये इंडोनेशिया की भाषा है। कहाँ की है? इंडोनेशिया की भाषा बहासा। क्लियर है? तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चेरनोबिल जो परमाणु आपदा घटित हुई थी वो कहाँ घटित हुई थी? फ्रांस में, यूक्रेन में, जापान में या जर्मनी में? बहुत ही चर्चित घटना थी ये, जो कि कब हुई थी? 1986 में हुई थी ये। ठीक है, कब हुई थी? 1986 में ये घटना हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी? यूक्रेन में। क्लियर है? यहाँ पर आपको दिख जाएगा चेरनोबिल प्लांट। ठीक है, जो यहाँ पर पाया जाता है यूक्रेन के अंदर। क्लियर है? ये यूक्रेन की राजधानी कीव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? बताइए कौन सा देश है ऐसा? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या फिर ब्राजील? सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? जो नॉर्वे है। ठीक है, नॉर्वे अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जो है जल विद्युत से प्राप्त करता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। कौन से देश की है ये लीप फॉरवर्ड पॉलिसी? आपको बताना है। रूस में, वियतनाम में, चीन या और जर्मनी में? इस पॉलिसी की बात करें तो इसे 1958 से 1960 के बीच लागू किया था। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था चीन में। कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था ये। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। सही जवाब क्या होगा बताइए? और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है,
तो बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, जो कि एकदम सही बोल रहा है। और इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, ये भी बात सही है, यानी कि बोथ राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। मैप में आप अलास्का को यहाँ देख सकते हैं, रूस और कनाडा के बीच में ये मिल जाएगा अलास्का। क्लियर है। तो ये थी आज की क्लास। कल हमने एक प्रैक्टिस सेट कराया था जीएस वर्ड का, ठीक है। तो अगर आपने उस प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है या फिर उस टेस्ट को नहीं दिया है तो एक बार उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जो ये गलतियाँ आप पेपर में करने वाले हैं उन गलतियों को आप सुधार भी सकते हैं इस टेस्ट के ज़रिए। तो अगर इस टेस्ट को नहीं दिया है तो ज़रूर दीजिएगा। क्लियर है। तो ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।